हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त पढ़ेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक है परिमाप वाला। ठीक है, परिमिति करके एक चैप्टर है, तो वो वाला चैप्टर भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इनके फॉर्मूला निकल के आएंगे, उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर आपके परिमिति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर से और उस वाले परिमिति वाले चैप्टर से आपका बस यही क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल निकालने को या फिर परिमाप निकालने को। ठीक है, इससे पहले आपके कोड वगैरह का ये सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोड में सिर्फ आपका क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि 150 डिग्री है तो ये कैसा कोड है, न्यून कोड है, बृहद कोड है, कौन सा कोड है ये, तो बस इतना ही पूछा जाता है इस चैप्टर से, कोड वाले से। और कुछ सवाल ज़्यादा नहीं आते फर्स्ट सेमेस्टर में, इतना बहुत है, इतना ही आएगा आपका। ठीक है, पटरी प्रकार वाला आपका 3 एंगल है, एक 90 डिग्री का है, एक है 60 डिग्री का और एक है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, ये 3 एंगल की रचना दी गई है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये वाला जो है वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप ये वाला जो है ना, इसमें से कोई भी तीनों कोड है ना, 3 ही है, ईजी है, समझ में आ जाएंगे आपको। अगर बनाने आते हैं तो ठीक है, नहीं आता है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बस 3 ही एंगल आपको सीखने हैं, 60, 90 और 120 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है आपका त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। त्रि निकल रहा है ना, तो त्रि क्या होता है? त्रि मीन्स होता है 3, भुज मीन्स भुजाएं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती। घिरी आकृति का मतलब ये हुआ कि बंद होनी चाहिए। जैसे एक भुजा मैंने ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये। ठीक है, तो भुजाएं तो तीनों है, लेकिन क्या ये कोई आकृति बना रही हैं? नहीं। अगर ये भुजाएं आपस में मिली होगी तो आपकी आकृति बन जाएगी। जैसे देखिए, एक ये भुजा रही, एक ये रही और एक ये, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति यानी कि एक बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाएगी। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें ये जो कोने होते हैं इनको शीर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स बोला जाता है। और ये जो लाइन है, जैसे BC लाइन ये रही, AB लाइन ये रही और AC लाइन ये रही, इसको बोलते हैं भुजा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ड्रॉ कर देती हूँ, ABC, A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, तो ये भुजाएं होंगी। ये वाला जो होगा कोना, ये एंगल होते हैं अंदर की तरफ। और ये जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, इसको बोला जाएगा शीर्ष। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ ये आपको एंगल दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए, नोट पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। ठीक है, सदैव 180 अंश रहेगा। अंत ये जो अंदर आपको कोण दिख रहा है ना, इनका अगर मान लीजिए कि ये कोण आपका 90 अंश का है, ठीक है, ये वाला कोण 60 अंश का है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो 9 6 15 हो जाएंगे आपके। और 180 में से अगर हम 15 घटा 150 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? 30 बचेगा ना। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 30 निकल के आएगा। ठीक है, कितना भी दे दिया जाए, अगर ये 20 दिया है, ये 10 दिया है, तो ये वाला कितने का होगा? आप ऐसे एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल योग इनका क्या होगा? अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 180 अंश होगा। ये नोट पे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वहाँ पर आपको आंसर देना होगा 180 अंश होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो त्रिभुज बनने की ये कंडीशन है कि त्रिभुज तभी बनता है जब उसकी जो 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, टेट में ये बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। वहाँ क्या करते हैं, आपको 3 भुजाएं दे दी जाती है, जैसे एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनेगा? तो ये कैसे चेक कर सकते हैं हम कि किसी भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा निकल रहा है तो त्रिभुज बनेगा। जैसे 8 और 6 को जोड़िए, 8 6 कितना हो गया? 14। ठीक है, 12 से बड़ा है ये 14। ठीक है, अब 6 और 12 को ऐड करिए, 6 12 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 18। ये 8 से बड़ा है कि नहीं? 18। अब किसको ऐड करना है? 12 और 8 को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक बड़ा निकल ही आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज कब बना? जब तीनों भुजाओं में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, त्रिभुज है आपका ABC।
ठीक है। इसकी भुजा है आपकी एक्स, एक भुजा एक्स रही और एक भुजा वाई रही, एक भुजा जेड रही। तो देखिए कंडीशन पहला क्या निकलेगा, एक्स वाई का योग, एक्स वाई को अगर ऐड करेंगे तो जो जो भी मान निकलेगा वो जेड से बड़ा होना चाहिए। वाई जेड को अगर ऐड किया गया तो वो मान एक्स से बड़ा होना चाहिए, और जेड और एक्स को ऐड करेंगे तो वो मान वाई से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। मान लीजिए अगर इनमें से कोई एक मान बराबर भी आ रहे हैं ना, तब भी त्रिभुज नहीं बनना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, बराबर आएंगे तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक, अब यहीं पे एक चेक करते हैं कि एक भुजा है 1 सेंटीमीटर की, एक भुजा है 2 सेंटीमीटर की और एक भुजा है 3 सेंटीमीटर की, क्या यहाँ पे त्रिभुज बनेगा? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आना तो यहाँ पर क्या करना आप कि जो सबसे छोटी दो भुजाएं होंगी, ठीक है, दो जो सबसे छोटी भुजाएं होंगी उनको ऐड करके देख लीजिए, अगर वो तीसरी से बड़ी निकल रही है उनका योग तो त्रिभुज हो जाएगा। जैसे यहाँ दो सबसे छोटी भुजाएं कौन सी हैं, एक तो 1 सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या ये 3 से बड़ी आ रही हैं, इनका योग जो है 3 से बड़ा आ रहा है। तो ऐड करके देखिए, 1 और 2 को ऐड किया कितना निकला, 3 सेंटीमीटर। बड़ा कहाँ आया, ये तो बराबर निकल आया, इसका मतलब ये त्रिभुज यहाँ बनना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और दे देती हूँ मैं, 5 सेंटीमीटर, ये जो नीचे बना हुआ है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, क्या ये त्रिभुज बनेगा? तो पहले इसको चेक कीजिए। मैंने आपको क्या बताया, दो सबसे छोटी वाली भुजाएं उठा लो, कौन सी है, 4 और 3 है। देखो बड़ी वाली जिसके साथ भी जुड़ेगी वो योग बड़ा ही कर देगी, इसलिए आप छोटी वाली से चेक कर लो एकदम से। तो क्या है, 4 3 को ऐड किया 7 निकल के आ गया, क्या ये 7 5 से बड़ा है? बड़ा है, त्रिभुज बनेगा। बाकी चेक करनी है तो बाकी भी चेक कर लो, देखो 5 और 4 को ऐड करो कितना आएगा, 9 निकल के आया, 9 सेंटीमीटर, क्या ये 3 से बड़ा है? बड़ा है, सीधी सी बात, त्रिभुज बन रहा है। अब क्या बचा, 5 और 3 बचे हुए हैं आपस में, तो 5 और 3 को ऐड करो। अब 5 और 3 को ऐड करने पे आपको क्या 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा, तो ये भी 4 से बड़ा है। ठीक है, जब ये सब ये फॉलो होगी कंडीशन तभी वो त्रिभुज बनेगा, बनना नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं टैट में, ये इस बार भी आया था और इससे पहले भी टैट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। उसमें आपको ऑप्शंस में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा है कि जो त्रिभुज बनाएगा या कौन सा ऑप्शन त्रिभुज नहीं बनाएगा, तो वहाँ पर आपको चूज़ करने होते हैं, यही कंडीशन वहाँ पर फॉलो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकारों को 3 आधार मतलब 2 आधार पे बांटा गया है, एक है कोण के आधार पर और एक है भुजा के आधार पर। ठीक है, एक कोण के आधार पर बांटा है, एक भुजा के आधार पर, दोनों ही आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी। अब कोण के आधार पर देखिए कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। अब अगर आपने कोण वाला देखा होगा, कोण अगर आप जानते हैं तो आपको ये तीनों ही त्रिभुज समझ में आ गए होंगे नाम से ही। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसके सभी कोण 90 से कम हों। ठीक है, 90 से कम, 0 तो होगा नहीं, सीधी सी बात है 0 नहीं होगा आपका, बाकी होंगे तो 0 से ऊपर और 90 से कम वाला जो होगा आपका वो न्यून कोण होता है, जानते हैं हम ये। तो जो जिसमें न्यून कोण होगा वो सारे वो आपका क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री, वो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का एक कोण, यहाँ पर कोई भी एक कोण आपका 90 होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी एक कोण आपका अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण कौन सा होता है, जो 90 से बड़ा होता है आपका और 180 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, वो आपका अधिक कोण कहलाता है। तो ये जिसमें पाया जाएगा वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जिसके सभी कोणों का योग 90 जिसके सभी कोण 90 से कम होंगे, देखिए आकृति कुछ ऐसी बनेगी इसकी। ठीक है, दिख रहा है आपको यहीं पे, यहाँ पे कोई भी आकृति ऐसा नहीं है कि 90 अंश का कोण बना रही हो या अधिक कोण बना रही हो। तो न्यून कोण त्रिभुज की जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से बनती है। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज देखिए, तो समकोण त्रिभुज में क्या है, एक कोण 90 का होगा तो इसका एक जो आकृति आपको देखने को मिलेगी ये मिलेगी। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना कि जो भी आपका होता है ये जैसे 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी होती है कर्ण। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी एक आपका आधार होता है और एक होता है आपका लंब। ठीक है,
जो समकोण त्रिभुज होता है इसके लिए पाइथागोरस त्रिक आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत आपकी हर जगह जितने भी आपके क्वेश्चन समकोण से रिलेटेड पूछे जाते हैं ना, तो उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, पूछा जाता है। ये वाला पूछा नहीं जाएगा तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाएगा कि आपको ये लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए अधिक कोण में क्या है, एक कोण अधिक कोण। अब देखिए यहाँ पे आप पता ही चल रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है अधिक कोण की, जब मैंने आपको आकृति बनवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि न्यून कोण में आकृति कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ये न्यून कोण। समकोण में हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा, एक सीधी लाइन और एक ऐसी लाइन, ठीक है। अधिक कोण में क्या बताया था, ऐसे दिखता है, ठीक है। तो देखिए ये अधिक कोण मिल रहा है ना, एक कोण अधिक कोण है, यानी कि जो त्रिभुज होगा, ये वाला जो त्रिभुज है ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट है भुजाओं के आधार पर भी तीन होते हैं। पहला होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु और एक होता है आपका विषम बाहु, ठीक है। नाम से ही समझना, विषम बाहु, ठीक। समबाहु में क्या है, समान बाहु, बाहु मीन्स भुजाएं, ठीक है। समबाहु में समान भुजाएं होंगी, सभी तीन होती है ना तो तीनों समान होगी। समद्विबाहु में क्या होगा, समद्विबाहु यानी कि सम और द्वि मीन्स दो, इसमें क्या होगा, दो भुजाएं समान होंगी। और विषम में क्या होगा, सारी भिन्न भिन्न होंगी। तीन भुजाएं होती तो तीनों भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है। तो समबाहु देखिए तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। सारी 4 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट समद्विबाहु में देखिए दो भुजाएं बराबर है, यानी कि एक ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ गए समद्विबाहु में ये होता है। और विषम बाहु में क्या है, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। 3 सेंटीमीटर ये, 4.5 ये, 6 सेंटीमीटर ये, मतलब तीनों बराबर नहीं होगी। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे वो पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे त्रिभुज के प्रकार से। अगर पूछा भी गया क्वेश्चन तो वो यही पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है या विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऑप्शन में पूछ लिया कि समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तीनों भुजाएं बराबर या दो भुजाएं बराबर या तीनों भुजाएं बराबर नहीं, तो वहाँ पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं, त्रिभुज की माध्यिका, शीर्षलंब, ये सब, ठीक है। तो माध्यिका क्या होती है, एक कोई भी त्रिभुज अगर आपका बना हुआ है तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। कोई भी त्रिभुज ये बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इस त्रिभुज का ए शीर्ष ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ठीक है। अब जो सामने वाली भुजा होगी, जैसे मान लीजिए ये भुजा ले रही हूँ तो इसका मध्य बिंदु ये है, ये ए सी भुजा का मध्य बिंदु ये है और बी ए भुजा का मध्य बिंदु ये है। तो क्या होगा, सामने वाले शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली ए कोने से इसको मिला दिया हमने, नाम दे दिया ओ, ठीक है। बी वाले को इस वाले से मिलाना है जिसका नाम पी है, तो इससे मिलाइए, ये रहा। और सी को इधर मिलाएंगे क्यू से, मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो मैंने किया है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया है, तो इस मध्य बिंदु को जिस रेखा से मिलाए यही आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। अब माध्यिकाएं, जब तीनों माध्यिकाएं हम खींचेंगे, ये देखिए इस तरीके से जब तीनों माध्यिकाएं खींच देंगे तो ये कहीं ना कहीं काटेंगी, ठीक है। जहाँ पर इन तीनों माध्यिकाओं ने काटा, ये जो आपका ओ बिंदु है ना, यही बिंदु आपका क्या कहलाता है, केंद्रक। तो याद रखना माध्यिकाएं, जो तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, केंद्रक, ठीक है। माध्यिका क्या होगी कि सामने वाले शीर्ष से जो सम्मुख भुजा होगी, मतलब किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा को के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी माध्यिका, ठीक। नेक्स्ट है शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होता है कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है। कैसा भी त्रिभुज हो, जैसे मान लो ये त्रिभुज है एक, ये लंब डाला हमने, ठीक है। तो ये जो लंब है ना, ये लंब कहलाएगा शीर्ष लंब, ठीक है। अब जैसे माध्यिकाओं का कटान बिंदु था, ऐसे ही आपका शीर्ष लंबों का कटान बिंदु होगा। यानी कि अगर इस वाले बी बिंदु से डालेंगे लंब तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, और सी से डालेंगे लंब तो कुछ ऐसा, कहीं ना कहीं ये काटेंगे लंब, आप समझ रहे हैं ना, लंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाया जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ कहीं ना कहीं ये मिलेंगे तो ये जो बिंदु होगा ये आपका क्या कहलाएगा, लंब केंद्र, ठीक है। शीर्ष लंब के कटान बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र,
और माध्यिका के कटान बिंदु को कहते हैं केंद्रक। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक, नेक्स्ट कोणार्धक को समझिए। तो कोणार्धक क्या होता है कि त्रिभुज के कोणों का आधा, अर्धक मीन्स आधा, जैसे एक कोण को अगर हम आधा आधा कर दें तो जिस भुजा ने आधा आधा किया है ना एक कोण को, वो कहलाएगा कोणार्धक। ठीक है, ऐसे बी को करेंगे आधा तो वो कहलाएगा कोणार्धक। ठीक है, यानी कि बी ई वाली भुजा, यहाँ पर ए डी वाली भुजा। ठीक है, ये कोणार्धक कहलाएगी। ठीक, अब होता क्या है, ये कोणार्धक भी कहीं ना कहीं काटते हैं। ठीक, तो ये कोणार्धक जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को वो कटान बिंदु कहलाता है अंतः केंद्र। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते। अगर पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाता है कि तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है, तो केंद्रक होता है। ठीक है, त्रिभुज है आपका बहुत अच्छे से है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसलिए मैं आपको त्रिभुज के जितने भी चीज़ें होती ना वो क्लियर होनी चाहिए कि माध्यिका क्या होती है, शीर्षलंब क्या होता है और ये कोणार्धक क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए कि होते क्या हैं और ये जो काटते हैं एक दूसरे को वहाँ पर क्या बनता है, कौन सा वो बिंदु जो बनेगा केंद्रक बना तो किससे बना, बस इतना ही आपको समझना है इसमें। ठीक है, तो कोणार्धक से क्या बना, अंतः केंद्र बना। ठीक है, जहाँ भी ये तीनों कोणार्धक मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लंब केंद्र, सॉरी लंबार्धक, लंब केंद्र नहीं लंबार्धक। ठीक है, तो शीर्ष लंब और लंबार्धक में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा, और इसको अच्छे से याद समझ लेना। किसमें, शीर्ष लंब में। ठीक, शीर्ष लंब में क्या होता था कि शीर्ष से लंब डाला जाता था, किससे, शीर्ष से। लंबार्धक में क्या होता है, अर्धक मीन्स आधा और लंब, यानी कि जिस भुजा पर ये लंब डाला जाएगा उस भुजा को ये आधा आधा करेगा, यानी कि मध्य बिंदु। ये और ये अगर हम नापेंगे तो ये वाला एरिया, ये वाली लाइन और ये वाली बराबर निकलेगी, यानी कि परिभाषा ये हुई कि किसी भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब लंबार्धक कहलाता है। ठीक है, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर। अगर मैं इसी चित्र में आपको शीर्ष लंब डाल के बताऊं तो शीर्ष लंब कुछ ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, ये जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली जो लाइन है ये आपकी लंबार्धक है। आवश्यक नहीं है कि शीर्ष से ही हो, लंबार्धक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि ये शीर्ष से होकर जाएगा। अब न्यूनकोण त्रिभुज होगा आपका तो वो पक्का शीर्ष से होकर जाएगा। अगर नहीं है न्यूनकोण त्रिभुज तो वो ज़रूरी नहीं है कि शीर्ष से होकर जाए, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये लंबार्धक भी कहीं ना कहीं काटेंगे। ठीक है, जैसे इसका अगर लंबार्धक ये पड़ा, ठीक है, और इसका ये पड़ा, ठीक है, तो ये अगर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं काटेंगे ना, तो जहाँ भी ये काटेंगे वो जो कटान बिंदु होगा वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र। ठीक है, जैसे ये इसको ये मान लीजिए, इसका ये मान लीजिए, और अगर इनको हम खींचें इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर कट किया ना, तो इस ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, परिकेंद्र। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। माध्यिका का कटान बिंदु होता है केंद्रक, शीर्ष लंब का कटान बिंदु क्या होता है आपका, लंब केंद्र, और आपका जो ये होता है कोणार्धक का कटान बिंदु अंतः केंद्र, और लंबार्धक का कटान बिंदु होता है परिकेंद्र। ठीक है, त्रिभुज के फॉर्मूला एक साथ लिखे हुए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या आपको इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन में आपको एक आधार दिया जाए और एक ऊंचाई दी जाए, ठीक है, आधार और ऊंचाई दी जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला लगाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, फिर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको पता चल गया और बाई चांस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, समबाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, समबाहु त्रिभुज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। कुछ नहीं करना आपको, क्षेत्रफल का याद हो गया, जो स्क्वायर जहाँ भी 2 लगा है उसमें समझ लो 2 का भाग दे देना है, याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर भुजा के ऊपर स्क्वायर था तो वहाँ पे 2 का दे दिया तो 1 बचेगा वहाँ भी, और अगर 4 में 2 का दे देंगे तो वहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना, जैसे भी आपको याद करने में आसानी हो आप वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4 भुजा स्क्वायर, और अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाए तो √3/2 भुजा। ठीक, और केवल अगर आपको आधार और ऊंचाई दी गई है क्वेश्चन में तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक,
समबाहु अरे सॉरी त्रिभुज का दूसरा क्षेत्रफल मतलब दूसरा क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे इसको, ये है कि अगर आपको 3 भुजाएं दी गई हैं और आधार ऊंचाई नहीं पता है क्या है, केवल 3 भुजाएं दी गई हैं और बता दिया है कि ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी यहाँ पर हैं भुजाएं, ठीक है। और एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास ये वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज़ है ये, ठीक है। अब इसके मैं चारों तरफ अगर आपसे तार लपेटने को बोलूँ, ठीक है, किनारे किनारे पे, ठीक है, तो जो तार लपेटना हुआ ना, इसके किनारे किनारे चलना, ये आपका होता है परिमाप। तो परिमाप याद कर समझ लो यहाँ से कि परिमाप का मतलब ये हुआ कि जो भी आकृति दी जाए उस आकृति के बाहर की जो भी लंबाई है उन सबको ऐड कर दो आप, तो आपको उसका परिमाप निकल आएगा। चाहे फिर वो आयत हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, कुछ भी हो, ठीक है। चाहे षटभुज आपको बना के दे दी, अगर आपको 6 भुजाएं पता है तो बस आपको बाहर बाहर उसके क्या लपेटना है, तार लपेटना है, पूरा पूरा बराबर बराबर, तो आपको क्या वो परिमाप निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, त्रिभुज का परिमाप 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ए मान ली, एक भुजा बी मान ली, एक भुजा सी मान ली, ठीक है। त्रिभुज ये रहा, एक भुजा ए ये रही, एक बी ये रही, एक सी ये रही। इसके बाहर अगर हम तार लपेटें इस तरीके से तो क्या उतने ही तार तो आएगा जितनी भुजाएं, यानी कि ए बी सी तीनों को ऐड कर दो तो परिमाप निकल आएगा। तो परिमाप यही होता है कि जो भी भुजाएं हैं, कुछ भी हैं, उन सबको क्या कर दो, ऐड। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, जो भी परिमाप निकलेगा उसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का, तो वो आपका क्या निकल आएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो आपके ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसमें फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 लगा दिया, आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 13, ठीक है। इसको काट दीजिए 5, 13 पंजे 65, ठीक है। तो 65 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या बताया था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ज़रूर लगाना, मात्रक नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ यहाँ पर कि एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आपको निकालना है परिमाप, ठीक है। इसका आप परिमाप निकाल के मुझे बताइए। परिमाप में क्या करना है, तीनों भुजाओं को ऐड करना होता है, ठीक। 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आयत। तो आयत है एक चतुर्भुज की तरह दिखता है, यानी कि जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। कंडीशन इसके लिए 2 होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए बी डी सी के बराबर होगी और बी सी बराबर किसके होगी, ए डी के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगी, और समांतर भी होती हैं, ठीक है। और इनके बीच क्या कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, यानी कि चारों कोण इसके क्या होंगे, 90 अंश के होंगे, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला है इसका आयत का परिमाप। परिमाप के लिए कुछ भी नहीं करना, जैसा मैंने बताया कि जैसे ये आयत बना हुआ है, ठीक है, ये एल है, ये बी है, ये भी ये एल होगी और ये वाली भी बी होगी। अगर आप इसको ऐड करें तो एल कुछ इस तरीके से होगा ना, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, सबको ऐड करेंगे ना, तो देखिए एल प्लस बी, ठीक है। फिर ये 2L हो जाएंगे, ये 2B हो जाएंगे, और उसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो वही आपका फॉर्मूला बन गया, 2 बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप का ये फॉर्मूला हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक। और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, खासकर परिमाप और क्षेत्रफल के, क्योंकि इनसे ही आपका क्वेश्चन आना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में एल लंबाई प्लस बी चौड़ाई, ठीक है। बी मैंने यहाँ पे बी का मतलब होगा चौड़ाई, ठीक है। तो 2 हो जाएगा एल की जगह, यानी कि लंबाई रख देंगे, देखिए 10 को एल बोला है मैंने, यहाँ पे चौड़ाई बी मानी, ठीक है। तो 10 ये हो जाएगा, फिर 5 आपकी क्या है, चौड़ाई हो जाएगी, ये 5 बना हुआ है, 2 और 10 और 5 15 हो गया, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
और सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप में सेंटीमीटर आएगा, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल इनको अच्छे से देख लीजिए, इनके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और करवा दूंगी, यहाँ पर कमी क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आज का आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई यानी कि L बराबर है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी चौड़ाई B बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो आप इसका क्षेत्रफल भी निकालिए, ठीक है, और परिमाप भी निकालिए। फॉर्मूला आपके सामने है ही, आपको बस मान रखना है। ठीक है, और इसका भी सारे क्वेश्चन, आज मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगी ना, सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करने, ठीक है, 1 to 4 करके, और एक साथ आंसर टाइप कर देना। नेक्स्ट है वर्ग। तो जैसा आयत होता है वैसा वर्ग होता है। ठीक है, सारे एंगल इसके 90 डिग्री होंगे। पूछे भी गए थे ये कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ठीक है, तो वो आपका 90 अंश का होता है। बस अंतर ये है आयत और वर्ग में कि देखिए आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ए बी, अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी कि इसकी ये भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। क्वेश्चन हमको कैसे पूछता है कि एक चित्र बना के वर्ग का दे देगा और बोलेगा कि वर्ग की एक भुजा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वहाँ पर आप डरना मत कि बाकी भुजाएं तो दी नहीं है, एक भुजा दी है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, वर्ग की यही कंडीशन होती है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों कोण इसके 90 अंश होते हैं, वो भी आपस में बराबर है। वर्ग का सूत्र देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, अब कैसे देखिए, अगर एक भुजा ये मानी, एक भुजा ये मानी, ये भी चारों भुजाएं ए मान ली हमने, तो वही जो मैंने आपको कहा ना, तार लपेट दो इसके चारों, अगर तार लपेटोगे तो क्या ऐड करोगे ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये ए कितनी बार है, 4 बार है ना, तो 4a हो जाएगा। ठीक है, तो वही है 4 गुणा भुजा, इसको ऐसे भी हम लिख देते हैं 4a। ठीक है, और अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसको आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर जैसे भी आप याद करें। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, और इसको अगर ऐसे लिखा जाता है ए में तो ए रूट, यहाँ पे ए है क्या, हमने ए कल्पना कर ली है कि कोई भी अगर एक वर्ग बना हुआ है तो इस वर्ग की एक भुजा ए है, तो हमने उसको फॉर्मूला को मतलब छोटे रूप में याद कर लिया कि ए स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, 4a वो परिमाप हो गया, और ए रूट 2 क्या हो गया, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके इस सेमेस्टर में केवल परिमाप और क्षेत्रफल से ही आने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप याद कीजिए। परिमाप यानी कि एक कोई ये बना हुआ है, इसका 11 ये है, 11 ये, चारों भुजाएं 11 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होगा इसका, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11। ठीक है, तो अगर इसको जल्दी से अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा, यानी कि भुजा कितनी थी, 11 सॉरी। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा हो गई, गुणा कर दीजिए 44 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको ऐसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तार लपेटने वाला जो मैंने आपको आइडिया दिया है ना, इससे आप कभी भी क्षेत्रफल में और परिमाप में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या है, भुजा 6 सेंटीमीटर है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, 6 × 36। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, यानी कि आज का आपका थर्ड क्वेश्चन है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग की भुजा है 20 सेंटीमीटर, इसका आपको सेम वही क्षेत्रफल भी निकालना है और आपको परिमाप भी निकालना है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है आज का, इसका क्षेत्रफल भी निकालिए और परिमाप भी निकालिए। और आज का आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा मैं आपको दे रही हूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका भी आपको सेम वही करना है, क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। ठीक है, आज के 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। व्रत जो बचा हुआ है ना, व्रत और परिमिति मैं एक साथ आपको पढ़ा दूंगी, परिमिति के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दूंगी ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, और व्रत भी उसी में करवा दूंगी। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।